Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, हुसैन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोर्ड क्लास 10th मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ जो हम चालू कर रहे हैं अपने चैनल पर। आप सभी लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा जिससे इस सीरीज़ का आपको फ़ायदा हो सके, क्योंकि इस सीरीज़ में हम वो क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको जो आपके एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए कहा गया है कि सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि संख्याओं 306, 657 का HCF 9 है तो LCM क्या होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन लगाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। देखिएगा इसमें कहा गया है कि यदि संख्याओं 306, 657, तो देखिए एक संख्या है 306, तो इसे हम लोग लेंगे P ऑफ X। P ऑफ X बराबर कितना है भाई 306। और दूसरी संख्या है 657, तो इसे हम लोग लेते हैं Q ऑफ X। तो Q ऑफ X बराबर 657 का HCF, यानी इन संख्याओं का जो HCF है भाई वो कितना है आपका। तो HCF बराबर 9 पूछा गया है कि इन संख्याओं का LCM कितना होगा। ठीक है ना। तो LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप ये वाला फार्मूला याद रखिएगा कि P ऑफ X गुणे Q ऑफ X बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है ना। तो P ऑफ X मतलब पहली संख्या क्या है 306 गुणे Q ऑफ X मतलब दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी है भाई 657 बराबर HCF कितना है तो 9 है गुणे LCM कितना, सॉरी पूछा गया है हमसे LCM। ठीक है ना। तो 9 LCM के गुणे में है तो गुणे का पक्षांतर क्या होता है बटा। तो यहाँ 306 में गुणा 657 बटा 9 बराबर LCM। 9 से अगर हम लोग इसे डिवाइड करते हैं तो 9 तियाँ 27, यहाँ बच गया 3, हो गया 36, 9 चाक 36। ठीक है ना। तो ये आया आपका 34 में गुणा 657 बराबर LCM। ठीक है ना। अब इन दोनों संख्याओं का यदि हम गुणा करते हैं, गुणा करने पर जो भी हमें आंसर मिलेगा वो हम अपने क्वेश्चन के ऑप्शन में चेक करेंगे। तो ठीक है, गुणा करते हैं भाई। कितना मिलता है गुणा करने पर 34 में गुणा 657, तो आपका बन रहा है 22,338। ठीक है ना। तो 34 में गुणा 657 हमने किया है तो आपका मिला जाकर के 22,338। तो ये आपका आंसर है। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन आपका दूसरा दिया गया है। ठीक है ना। तो दूसरा सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 के प्रश्न खा पर। ठीक है ना। खा देखते हैं। खा क्या बोला, क्या गया है खा में। प्रश्न संख्या खा में द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यंक होंगे। तो इसमें शून्यंक पूछा गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे हल निकलेंगे इसके। ठीक है ना। शून्यंक निकालने हैं तो ये आपका द्विघातीय बहुपद है, तो द्विघातीय बहुपद के हम लोग इसके यानी कि गुणनखंड करना है तो 10 के गुणनखंड करना है कि 7 मिल जाए। तो यहाँ पर आपके 5 दूनी 10, यानी कि वो नंबर जिनका गुणा करें तो 10 और जिन्हें जोड़ दें तो 7। तो वो संख्या है आपकी 5 और 2। ठीक है ना। तो x² 7 की जगह पर रखना है मुझे 5x + के 2x + के 10। इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा आपका x, तो अंदर क्या बचेगा x + के 5 + के 2 कॉमन निकाल लेंगे इधर से, तो इधर बचेगा 2 पंचे 10, यानी कि x + के 5 और इधर बचेगा आपका x + के 2 बराबर 0 लगा लेते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए इसके शून्यंक। तो शून्यंक निकालने के लिए x + के 5 बराबर 0, तो x का मान आएगा -5। दूसरा है x + के 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। तो इस द्विघातीय बहुपद के जो शून्यंक निकले हैं वो आपके -5, -2, जिस ऑप्शन में है वही आपका आंसर है। ठीक है ना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 के गा वाले क्वेश्चन पर। तो गा में क्या कहा गया है कि समांतर श्रेणी। प्रश्न संख्या गा में बताया गया कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4, 30वां पद, यानी एक सीरीज़ दी गई है। कह रहा है कि इस सीरीज़ का 30वां पद क्या है। जैसे कि समझते हैं, मैंने कहा इस सीरीज़ का जैसे कि दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4 है, तो इसी प्रकार से अगर हम लोग कंटिन्यू आगे जाएंगे तो इस सीरीज़ का 30वां पद क्या होगा। तो आइए देखते हैं ये सवाल कैसे हल करेंगे। श्रेणी 10, 7, 4, का 30वां पद। तो ठीक है, तो इस सीरीज़ का आपको पहला पद जो दिया गया है यानी कि 10, तो ए का जो मान है वो 10 है और जो डी का मान है वो T2 - T1 के अकॉर्डिंग आपका आएगा कितना 7 - के 10, यानी डी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा -3। 30वां पद यानी इस सीरीज़ का 30वां पद पूछा गया, तो एन का जो वैल्यू है वो कितना है 30। पूछा क्या गया है सीरीज़ का 30वां यानी कि n30 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग लगा देंगे, एक फार्मूला होता है एन, समांतर श्रेणी का सूत्र होता है an बराबर a + n - 1 × d। ठीक है ना। ये आप नोट कर लीजिएगा फार्मूला। an हमें पूछा गया है नहीं a30 का मान, तो a हमें दिया गया है 10 प्लस n हमें पूछा गया n का मान 30। ठीक है ना। तो 30 - के 1, d की जगह d का वैल्यू रखेंगे, d का वैल्यू है -3, तो 10 +
सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -30 से एक जगह कितना बचेगा, 29, 29 में गुणा 3, तो ये आपका 10 माइनस 3 9 27 के साथ हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, यानी कि 10 से अगर 87 को घटाएंगे तो माइनस के 77 आएगा, माइनस के 77, तो 30वां पद इस सीरीज का जो होगा वो माइनस के 77 होगा। तो -77 जिस ऑप्शन में है वही इसका उत्तर होगा जा करके। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 के घ क्वेश्चन पर, ठीक है ना, आपने आंसर मैच कर लिया होगा। आते हैं प्रश्न संख्या घ पर। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या घ में कहा गया है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। तो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है, यानी इनके सूत्र आपस में बराबर है, ठीक है। देखते हैं वृत्त का परिमाप क्या होता है, आइए देखते हैं। पहले तो वृत्त का परिमाप क्या होता है भाई, वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है आपका 2πr, ठीक है ना, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, सॉरी ये पाई है, πr² कि परिमाप क्या होता है। जैसे परिमाप की आप बात करें कि परिमाप का मतलब होता है पूर्णतः माप, कोई भी आकृति जिसकी पूर्णतः माप हो। जैसे कि ये आपका मान लीजिएगा आयत है और आयत में हमने कहते आयत का परिमाप किया है, तो जैसे कि हम यहाँ से चलना प्रारंभ करें और लौट के हम यहीं पर आ जाएं तो समझ लेना ये इसका हम लोग परिमाप चले आए। अगर इसकी बात करें तो इधर चले आपकी चौड़ाई, इधर चले लंबाई, इधर चले चौड़ाई, इधर भी चले लंबाई, ठीक है ना। तो 2 चौड़ाई चले हैं और 2 क्या चले हैं, लंबाई, तो 2l + 2b, तो यहाँ से 2 कॉमन लेके l + b बन जाता है, यानी ये बन जाता है आयत का परिमाप। इसी प्रकार से वृत्त की बात करें तो ये है आपका जैसे कि वृत्त, ठीक है ना, तो वृत्त जहाँ से चले वहीं पर लौट के आ गए, यानी कि हम वृत्त की पूरी परिधि के बराबर चले। तो वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr। तो जब वृत्त की परिधि 2πr है तो वृत्त का परिमाप भी क्या होगा, 2πr। तो इससे आप समझ सकते हैं तो वृत्त का परिमाप 2πr है। और वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो आपको मालूम होगा वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। क्वेश्चन में कहा गया जो कि संख्यात्मक रूप से आपस में बराबर है, ठीक है ना। तो पाई से पाई कैंसिल करो, अब यह आपका बचा 2r = r², स्क्वायर से r कैंसिल कर सकते हैं, तो यह है 2 = r, यानी r का जो मान है वो आपका आएगा 2, सही ना, यानी कि 2 मात्रक। तो इस तरीके से हमने प्रश्न संख्या 1 का घ क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का इंगिया का क्वेश्चन क्या कहा गया है। इंगिया क्वेश्चन में आइए समझते हैं। प्रश्न संख्या इंगिया में बोला गया है कि संलग्न चित्र में त्रिभुज ODC समरूप, ये समरूप का निशान होता है, ठीक है ना, समरूप त्रिभुज OBAK, यानी कि ODC OBAK क्या है, समरूप है, ठीक है ना। तो और इसमें यह भी दिया गया है कि एंगल BOC बराबर है 125, तो BOC 125 है, एंगल CDO 70 डिग्री है, तो एंगल OAB का क्या मान होगा, यानी एंगल OA और B ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से हल होगा। प्रश्न संख्या क्या देख लिया होगा, इसमें देखिएगा 2 समांतर रेखाएं दी गई हैं इस तरीके से, और इसमें 2 आपकी ये ट्रांसवर्सल डाली गई हैं। अगर बात करें कि ये वाला एंगल, ठीक है ना, और ये वाला एंगल, ये दोनों, ये वाला एंगल और इसके अंदर का एंगल, ये आपस में दोनों बराबर होते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से। अगर एंगल D 70 है तो एंगल B का जो इंटीरियर होगा ना वो भी 70 होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका 70, ठीक है ना। अब बात करें कि AOC, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि AOC एक रेखा है, एक रेखा है, और रेखा है अगर तो रेखा पर एंगल कितने डिग्री का बनता है भाई, 180 डिग्री का। अब एंगल AOC बराबर 180 के बराबर है, ठीक है ना। तो अगर हमें सपोज दैट एंगल चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिएगा AOB, तो अगर हमें AOB अगर निकालना है यहाँ से तो 180 से हम लोग 125 को माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो जो कि मुझे मिल जाएगा कितना, 55 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला आपका कितना हुआ जाकर के 55 डिग्री, ठीक है ना, ये वाला 55 हुआ, और ये वाले एकांतर यानी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये वाला 70 बन जाएगा एकांतर कोण से, ठीक है ना। अब मुझे चाहिए ये वाला एंगल, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री का होता है ना, तो हम लोग लगा सकते हैं एंगल A + एंगल O + एंगल B बराबर 180। तो एंगल A हमें निकालना है, तो प्लस एंगल O कितना दिया गया है 55, प्लस एंगल B कितना है 70 बराबर 180। तो एंगल A प्लस अगर 70 55 को जोड़ते हैं तो आपका आएगा 5 7 5 12 यानी 125 बराबर 180, ठीक है ना। तो एंगल A बराबर 180 माइनस 125, अगर इससे इसको माइनस करते हैं 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, 7 से 2 जाएगा 5 यानी 55 डिग्री। तो एंगल A भी कितना होगा भाई 55 डिग्री। तो इसका आंसर जो है आपका 55 आया है, इसका यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो 1 होगा, ठीक है ना, पहला ऑप्शन इसका सही है। अब आते हैं इस प्रश्न संख्या 1 के प्रश्न 4 पे, ठीक है ना। प्रश्न 4 क्या है देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में देखिएगा कहा गया है कि संख्याओं 1, 1, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 1, 4, 1, 4 का बहुलक होगा। देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिले, है ना, यानी कि संख्याएं दी जाएं
तब बहुलक पूछा जाए तो आप इस क्वेश्चन में सीधा सीधा ये देखिएगा किस संख्या का रिपीटेशन ज़्यादा बार हो रहा है, यानी कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है। अगर ये चीज़ आपने देख ली ना तो वही उसका आंसर है, यानी कि वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ देखते हैं कि एक एक, यहाँ पर एक कितने बार आ रहा है, 4 बार, सही ना। लेकिन 4 को देखते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी कि 4 सबसे ज़्यादा बार आया है। तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा जाकर के 4। तो आप यहाँ पर आंसर 4 को टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर 4 टिक हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं सभी खंड कीजिए प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में पहला क्वेश्चन का वाला क्या दिया गया है, का में कहा गया है कि x अक्ष पर, यानी कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 तथा -2, से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि सम मतलब होता है समान, दूरस्थ मतलब होता है दूरी, यानी कि ये बिंदु x अक्ष पर समान दूरी पर स्थित है, यानी कि एक बिंदु है x अक्ष पर जो कि इन बिंदुओं से समान दूरी पर है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब हम लोग इसे लगाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो आपका x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिएगा जो दिए हुए इन बिंदुओं से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर। इसका मतलब है कि ये जो बिंदु है वो आपका इन x अक्ष पर बिल्कुल मध्य में स्थित होगा ना, तभी तो समान दूरी पर होगा। तो मध्य बिंदु का यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। अब मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, तो आपको फार्मूला मालूम होगा तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है कैपिटल X बराबर x1 + x2/2, कैपिटल Y बराबर y1 + y2/2, ठीक है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है वो x1 की है, ये y1 की है, ये वाली x2 की है और ये क्या है y2 की। तो कैपिटल X, सही ना। तो कैपिटल X बराबर x1 का मान है आपका 2 और x2 का कितना है -2, तो यहाँ रख देते हैं बटा 2, ठीक। और y बराबर y1 का मान कितना है -5 और y2 का मान कितना है +9 बटा 2। तो x बराबर 2 से 2 जाएगा 0 बचेगा, 0 बटा 2, यानी कि हमें आंसर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। और y बराबर 9 से 5 जाएगा 4 बचेगा, 4 बटा 2, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो y का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2 दूना 4, यानी कि y का मान आया आपका 2। तो x के जो निर्देशांक हैं x, y के वो क्या मिले मुझे 0, 2, ठीक है ना, 0, 2 मिले। तो 0, 2 बिंदु जो हैं वो इन बिंदुओं से क्या है समदूरस्थ हैं, यानी कि समान दूरी पर है। इस तरीके से हमने प्रश्न संख्या 2 के का भाग को हल कर लिया है। अब आते हैं खा क्वेश्चन पर, सही है ना। तो खा क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर खा। और ये जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये आप एक बढ़िया सी एक नोटबुक इसकी बना सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें एक एक क्वेश्चन आप उतारिएगा और जब आपके एग्ज़ाम हो, ठीक है ना, उसके 10 दिन पहले आप इन्हीं सब क्वेश्चन की रिवाइज करिए और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इतने क्वेश्चन रिवाइज कर लिए ना तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल अपना 100% स्कोर करेंगे, ठीक है ना। तो मेरी बात आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 2 के खा पर, ठीक है ना। क्वेश्चन खा देखिएगा, कहा बोल रहा है क्वेश्चन खा में कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो एंगल POA का मान ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि देखिएगा एक वृत्त है और इस वृत्त से कुछ दूरी पर बिंदु P है, ठीक है ना। और इस बिंदु P से एक जो दो लाइनें हमें दो रेखाएं डाली गई हैं जो कि इस वृत्त को स्पर्श करती हैं, जिसे कहा गया PA और PB, ठीक है ना। ये दोनों रेखाएं वृत्त को स्पर्श करती हैं और 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। इसका मतलब है वृत्त के केंद्र से हम लोग इस तरीके से एक लाइन डाल दें जो कि यहाँ पर बताता है कि 80 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों के लिए, ठीक है ना। तो पूछा गया कि एंगल POA का मान क्या होगा। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा पहले, तो एंगल POA पूछा गया है इसमें। तो एंगल POA बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है ना। तो सपोज दैट वृत्त का केंद्र यदि O है तो O से स्पर्श रेखा पर एक मैंने रेखा डाल दी है ना, ये त्रिज्या डाली तो त्रिज्या क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी और ये वाली रेखा जो है ना इस पर लंब होती है, तो ये यहाँ पर भी कितना बनेगा 90 डिग्री। अगर ये दोनों 90 हैं तो ये वाला 80 है ना। तो ये पूरा एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। चतुर्भुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के कोणों का योग होता है 360 डिग्री। उससे हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 और 1 4, तो 4 बन रहे हैं कोण। तो यहाँ पर चतुर्भुज का फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर अगर कुछ लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका फिलहाल में 1 नंबर में है तो इसे आप ऐसे ही हल कर लीजिएगा। चतुर्भुज के कोणों का योगफल कितना होता, तो आप लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल, चतुर्भुज कोणों का योग, ठीक है ना, तो होता है 360। तो सपोज दैट एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है ना, प्लस एंगल O प्लस एंगल P बराबर 360।
अब एंगल ए मुझे दिया गया है 90 डिग्री, प्लस एंगल बी कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल ओ मुझे निकालना है, ठीक है ना, प्लस एंगल बी कितना है 80 डिग्री बराबर 360। अब इन तीनों का यदि हम सम करते हैं तो 9 दूनी 18 यानी कि 180 और प्लस के 80 प्लस एंगल ओ बराबर 360। तो एंगल ओ बराबर 360, इन दोनों को जोड़ते हैं ये आपका बनेगा जाकर के 260, उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो एंगल ओ का जो मान आएगा वो आएगा 100 डिग्री। तो एंगल ओ जो है वो कितना आया 100 डिग्री। तो ये पूरा एंगल आया है 100 डिग्री, लेकिन स्पर्श रेखाएं जो कि 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं और हमसे पूछा गया है कि POA का मान, यानी कि इतना मान पूछा जा रहा है, तो इतना कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा, सीधी बात है ना। तो एंगल POA हम लोग कह सकते हैं कि एंगल POA बराबर ये आपका बनेगा जाकर के एंगल O/2, सही ना। एंगल O कितना है 100/2, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा आपका 50, ठीक है ना। तो इसको आंसर आएगा एंगल POA का 50 डिग्री। इस तरीके से हमने प्रश्न संख्या 2 का क्वेश्चन खा भी कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या गा पर, सही ना। गा में क्या कहा गया है आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या गा में कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग त्रिज्या को लिखते हैं r से, तो r बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो r बराबर 6 सेंटीमीटर, एंगल दिया गया है थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है ना। और कहा गया है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड क्षेत्रफल सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो थीटा का मान है 60 डिग्री और बटा 360, पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7, r फॉर रेडियस कितनी है 6, तो 6 का वर्ग डायरेक्ट 36, 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो 36 से 36 भी कैंसिल कर देंगे, तो 6 में गुणा 22/7, ठीक है ना। 22 छंगा 132 बन जाएगा, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर, ठीक है ना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 के घा पे। प्रश्न संख्या 2 के घा में क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 2 के घा में कहा गया है क्रिकेट के खेल में एक टीम के खिलाड़ियों ने निम्नवत रन बनाए, टीम की मध्यिका यानी कि माध्यक रन ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। तो कुछ मुझे आंकड़ा दिया गया है नीचे, इन आंकड़ों से मुझे निकालना है मध्यिका, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले आते थे, अब सिलेबस में मध्यिका कुछ अलग हटके आ रही है, पीछे के क्वेश्चन है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं इसे लगवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से लगाया जाएगा, आइए देख। इस क्वेश्चन में जो मुझे आंकड़ा दिया गया था वो आंकड़ा है 57, 17, 26, 91, 0, 26, 83, 41, 57, 115 और 26, ठीक है ना। तो इन आंकड़ों, जो भी आंकड़ा आपको दिया जाए, सबसे पहले तो आप इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिएगा, सही ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है ना। अगर इन्हें आरोही क्रम में लिखते हैं तो आरोही क्रम आप जानते ही हैं, सबसे छोटी संख्या फिर इससे बड़ी, तो सबसे छोटी क्या है 0, ठीक है ना। फिर इससे बड़ी क्या है आपकी 17, ठीक है ना। फिर इससे बड़ी है आपकी 26 आपकी 2 बार है, तो यहाँ पर हम लोग 2 बार लिख देते हैं 26, ठीक है ना। तो मैंने 0 लिख लिया है, 17 लिख लिया है, 26 लिख लिया है। इसके बाद आती है आपकी 41, ठीक है ना। तो फिर 41 लिखते हैं, 41 के बाद आता है आपका 57, ठीक है ना। तो 57, चूँकि 57 भी 2 बार है, तो 57 भी मैंने लिख लिया 2 बार 57। इसके बाद आता है आपका 26 3 बार था, यहाँ पर गलती हो गई, 26 3 बार था, तो मैंने 26 लिख लिया 3 बार, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं 26 3 बार है, फिर 41, 57, ठीक है ना। इसके बाद में आपका रह गया है 57 के बाद में फिर 83, फिर इससे बड़ी है 91 और फिर है आपकी, ठीक है, 83 हो गई, 91 हो गई और फिर रहेगी आपकी 115, ठीक है। तो 115। अब इन संख्याओं को गिनते हैं, तो संख्या गिनने पर कितनी है देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये जो संख्याएं हैं, n का मान आपका निकला 11। 11 क्या है, सम या विषम है, तो 11 जो कि क्या है, यहाँ लिख देना है जो कि विषम है। क्या है भाई, जो कि विषम है। अगर 11 विषम है तो हम लोग यहाँ विषम के लिए सूत्र लगाएंगे। विषम के लिए सूत्र क्या होता है, विषम के लिए सूत्र होता है यानी कि मध्यिका बराबर n+1/2वें पद का मान, ठीक है ना। n+1/2वें पद का मान।
तो देखिएगा n की वैल्यू कितनी है 11, 11 प्लस के 1/2, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 12/2, 2 से लगाएंगे भाग तो आएगा 6। तो छठवें पद का मान, तो छठवें पद का मान। अब यहाँ पर मुझे बताना है कि छठा पद है कौन सा, ठीक है ना भाई। तो छठा पद तो 1 2 3 4 5 और 1 6, तो छठा पद है आपका 41। तो इसकी जो मध्यिका होगी वो आपकी आएगी 41, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन यानी प्रश्न संख्या 2 के घात तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे पार्ट 2 के साथ मिलेंगे, पार्ट 2 में प्रश्न संख्या 3 के साथ, ठीक है ना। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है ना।